तो गुरुत्व और गुरुत्व बल कल पढ़ाए थे ना, गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व एक बल है, ठीक है ना, जिस बल से किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को वस्तु अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। और जिस त्वरण से खींचती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे जी से, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ तक बता दिए थे ना? हाँ, अब लिखना, नोट्स पॉइंट लिखना। गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के रूप आकार या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वस्तु के रूप आकार या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उस लाइन को छोड़ के लिखना। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g है, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू होता है, क्या हो जाएगा? m इंटू जी। और ये गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या होगा? इस वस्तु का भार होगा। क्या होगा? वस्तु का भार होगा। समझ में आ रही है बात ना? ठीक है, तो लिख लो इसको। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर mg, और यही क्या होगा? आपका भार होगा। हो गया? यस सर। तो अब उस लाइन के नीचे लिखना, गुरुत्वीय त्वरण उस आकर्षण बल के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण उस आकर्षण बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को, जिससे पृथ्वी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। हो गया? देखो, गुरुत्वीय बल क्या है? गुरुत्वीय बल एक बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है, आकर्षित करती है। वो क्या होता है? गुरुत्व होता है, गुरुत्व या गुरुत्वीय बल कहेंगे। और ये F बराबर क्या होता है? mg होता है। और यही mg क्या होता है? उस वस्तु का भार होता है। यही mg क्या होता है? वस्तु का भार होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जो है एक बल है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? एक बल है जिस बल से एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? एक बल है जो एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। वही क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। समझ में आ गई बात ना? तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? एक बल है। कौन सा बल है? जिस बल से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वही गुरुत्वीय त्वरण है। और गुरुत्व क्या होता है? एक भार ही है। गुरुत्व क्या? भार है, ठीक है। तो अब एक और नोट पॉइंट लिखना, पृथ्वी तल के विभिन्न बिंदुओं पर जी का मान भिन्न भिन्न होता है। जी का मान भिन्न भिन्न होता है। भूमध्य रेखा पर
भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? अधिकतम। और ध्रुवों पर क्या होता है? हाँ, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी उसका कारण आपको पता चलेगा। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। समझ में आ रही बात ना? अब देखो भूमध्य रेखा क्या होती है। जैसे ये पृथ्वी बन गई हमारी, हम क्या मानते हैं कि अगर अपने भाषा में कहें तो संतरे की आकार की होती है पृथ्वी। समझ में आई बात? संतरा क्या थोड़ा सा चपटा होता है ना, तो थोड़ा सा चपटा होती है पृथ्वी, यानी एकदम से गोल नहीं होती है। तो ये जो इसके बीच से लाइन खींचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये यहाँ से ये इसके बीच से अगर हम निकालें तो ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। समझ में आई बात ना? तो ऊपर और नीचे वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और ये लाइन क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के आसपास यानी यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो यहाँ पे जी का मान क्या होगा? कम होगा। और ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा? अधिक होगा। समझ में आ रही बात ना? तो ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। समझ में आई बात ना? तो इसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा फार्मूले से जब बताएंगे हम, तो अभी इतना समझ लो। और उसके बाद लिखना, हाँ, और इसी को क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा को और क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं ना। इसी को लिख लेना, भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। सही लिखा है ना? विषुवत रेखा कहते हैं इसको। तो लिख लेना भूमध्य रेखा ही क्या है? विषुवत रेखा है। अब हेडिंग डालना, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण जी, जी क्या होगा? स्मॉल जी होगा ना? और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध। समझ में आ रही बात ना? तो इसमें हमें संबंध देखना है। तो अभी हम जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम दो पिंडों के बीच, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला निकाले थे, जहाँ पे F बराबर क्या आया था? G(m1 m2 अपान r स्क्वायर). क्या आया था? G(m1 m2 अपान r स्क्वायर). ये F बराबर हो गया, F बराबर क्या हो गया? G(m1 m2 अपान r स्क्वायर). और अभी अभी हम पढ़े हैं F बराबर क्या पढ़े हैं? mg। F बराबर क्या पढ़े हैं? mg है। और दोनों ही गुरुत्वाकर्षण बल हैं। ठीक है ना? दोनों ही क्या हैं? गुरुत्वाकर्षण बल हैं। तो अगर दोनों गुरुत्वाकर्षण बल है तो दोनों बराबर होंगे। समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब क्या हुआ? G(m1 m2 अपान r स्क्वायर) बराबर किसके होगा? mg के बराबर होगा। समझ में आ रही बात ना? तो m1 m2 क्या है? दोनों पदार्थों, दोनों पिंडों के द्रव्यमान है। और जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और आर क्या है? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। और जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। और यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो लिखो पहले, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m(e), माना पृथ्वी का द्रव्यमान m(e), ऐसे लिखोगे m(e), माना पृथ्वी का द्रव्यमान m(e) तथा त्रिज्या re है। पृथ्वी का द्रव्यमान m(e) तथा त्रिज्या re है। ऐसे लिखना आप लोग, re है। तथा माना यम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल के समीप, पृथ्वी तल पर स्मॉल m लिख लेना, या पृथ्वी तल के समीप स्थित है तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल,
तो क्या होगा देखो, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हम क्या बताया अभी, G m1 अपान r स्क्वायर। तो इसको हम मान ले रहे हैं ये m1 है, ये क्या है m1 है, और ये दूसरा वाला क्या है m2 है, और यहाँ पे r ई क्या त्रिज्या है, तो ये क्या r त्रिज्या है ये, ठीक है। तो F बराबर यहाँ पे अगर हम इसको रखें तो F बराबर क्या होगा, G तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या होगा m ई, और क्या हो जाएगा m अपान क्या होगा r ई का स्क्वायर। समझ में आ रही बात ना। तो देखो आपका फार्मूला क्या था यहाँ पे, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो इससे तुलना करेंगे तो यही दोनों ही है। तो ये भी क्या है आपका एक गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है, जो जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। समझ में आ रही बात ना। तो ये वाला आप लिख लेना, इसको सिर्फ लिखना और इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। हो गया। अब लिखना, इस आकर्षण बल के कारण, इस आकर्षण बल के कारण ही वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल g है, यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल g है, तो देखो गुरुत्व बल क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल क्या बताए थे, F बराबर mg बताए थे ना। m क्या होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान, और g जो है जिस त्वरण से वस्तु अपने पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा mg। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो देखो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है और ये भी आकर्षण बल है, यानी दोनों आकर्षण बल हैं, और दोनों जो हैं एक ही द्रव्यमान पर लग रहे हैं, यम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लग रहे हैं, और दोनों पृथ्वी, दोनों को कौन खींच रही है, पृथ्वी खींच रही है। तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 के बायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो G m बाई क्या हो जाएगा r e का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो क्या देखो यम यहाँ पे भी, यम यहाँ पे भी कट सकता है, तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे, तो यम से कट गया। तो क्या बचा देखो G m e अपान r e का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, g बचा। तो यहाँ पे देखो अगर हम निकालना चाहें तो G m e इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो r स्क्वायर न्यूमिनेटर में हो जाएगा, तो g इंटू r e का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये देखो यहाँ पे स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध हमें मिल गया। समझ में आई बात, ये हमारा था ना, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध बताइए। तो जी एम ई बराबर क्या होता है, जी आर ई स्क्वायर, जी एम ई बराबर जी आर ई का स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसको लिख डालो आप लोग। हो गया, चलो अब अभी आप लोग फार्मूला क्या निकाले, जी एम ई इक्वल टू क्या आया है, जी आर ई का स्क्वायर आया है। तो इसमें से अगर हम स्मॉल जी का मान निकालना चाहें तो इसको पहले रख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, जी आर ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी एम ई। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें जी इक्वल टू हो जाएगा जी
यम ई अपान नीचे आ जाएगा, आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ आप लोग, क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक बदलता है क्या? नहीं बदलता है, कभी नहीं बदल सकता है। कहीं पर भी ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाएं, आपका कैपिटल जी का मान नहीं बदलेगा। क्या पृथ्वी की त्रिज्या हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। जितनी त्रिज्या यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान हम नहीं बदल सकते। त्रिज्या तो मान लो अभी बता रहे हैं, आपका पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बदला जा सकता और सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण भी नहीं बदल सकता। यानी ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी हम क्या बताए थे कि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। यानी कि त्रिज्या बदल रही है ना, पृथ्वी की त्रिज्या क्या कर रही है? बदल रही है। तो यहाँ पे देखो जी बराबर, अगर हम जी प्रोपोर्शनल लिखना चाहें तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? 1/r² के प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी जो है आर ई से संबंधित, यानी जी का मान आर ई के साथ बदल रहा है। समझ में आ रही बात ना? जैसे अभी हम क्या बताए थे, पृथ्वी एक संतरे के लगभग आकार की है, तो ये चपटी थोड़ा सा है, तो यहाँ पे ये लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है ना, ये लंबाई ज़्यादा। यानी कि यहाँ से अगर हम इसकी त्रिज्या लें तो ये आर ई अधिक है, ये आर ई क्या है? अधिक है, और ये वाली आर ई क्या है? कम है। समझ में आ रही बात ना? ये वाली ऊपर वाली आर ई क्या है? कम है, और ये वाली आर ई क्या है? अधिक है। तो देखो यहाँ पे जी का मान, अगर हम यहाँ पे आर ई अधिक है, आर ई क्या है? अधिक है, तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर ई का मान अधिक है तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे भूमध्य रेखा पर आर ई का मान क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए जी का मान क्या होता है? कम होता है। और यहाँ पे ध्रुव पर आर ई का मान क्या है? कम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? इसका मान अधिक होगा। समझ में आ रही बात ना? तो अगर यहाँ पे आर ई का मान बढ़ रहा है तो जी का मान घटेगा, और आर ई का मान घट रहा है तो जी का मान बढ़ेगा। समझ में आ रही बात ना? तो ये आपका संबंध होता है, तो इसको लिख डालो आप लोग। हो गया? तो ये तो बात समझ में आ गई कि जी का मान बदल सकता है, स्मॉल जी का मान बदल सकता है, और किसके अनुसार? त्रिज्या के अनुसार। यानी त्रिज्या जहाँ बढ़ेगी वहाँ जी का मान घटेगा, और जहाँ त्रिज्या घटेगी वहाँ जी का मान बढ़ेगा। समझ में आ रही बात ना? और यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान तो फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल जी का मान फिक्स रहता है, एक ही रहता है। समझ में आ रही बात ना? ये दोनों नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ क्या बदल रही है? त्रिज्या बदल रही है, और त्रिज्या किस पर डिपेंड करती है? जी पर। ठीक है, तो लिख लेना, इस नीचे लिखना, अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी की त्रिज्या कम होने पर, अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी की त्रिज्या कम होने पर जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है, और त्रिज्या अधिक होने पर जी का मान घटता है, और त्रिज्या अधिक होने पर जी का मान घटता है। हो गया? चलो हो गया तो अच्छी बात है। अब हेडिंग डालना आप लोग, गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया हेडिंग। ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको कहते हैं। ठीक, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे प्रधान जो होते हैं गांव के, उनका क्या होता है? वो क्या दूसरे गांव में काम कर सकते हैं क्या?
वो अपने गांव का काम करते हैं, रोड बिछाना है, खड़ंजा लगवाना है, ठीक, साफ़ सफाई कराना है। तो प्रधान का क्या होता है कि क्षेत्र होता है, कि ये दायरा होता है, किसी दायरे में वो काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी वो अपने भारत में ही काम कर सकते हैं, ठीक है, भारत के बाहर उनका जो है अधिकार सीमित हो जाता है। लेकिन अपने देश में अपना क्षेत्र है, अपना भारत उनका, तो भारत में कोई काम वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्षेत्र का मतलब होता है कि प्रभाव, क्षेत्र का मतलब क्या है, प्रभाव। अब जैसे यहाँ पे हम बोले प्रधान का, तो प्रधान का प्रभाव कहाँ पे है, पूरे गांव के लिए है, और मुख्यमंत्री का प्रभाव उस राज्य के लिए होता है, और प्रधानमंत्री का प्रभाव उस पूरे देश के लिए होता है। समझ में आ रही बात ना। तो क्षेत्र क्या होता है, प्रभाव होता है। तो यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी गुरुत्व का प्रभाव कहाँ तक है, वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। तो एकांक द्रव्यमान, ठीक है, पहले लिख लो इसको, किसी वस्तु किसी कण के चारों ओर, किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण, जिसमें कोई अन्य कण आकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। हो गया। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल बताएं सेम वैसे ही है। तो किसी कण के, ठीक है, किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण आकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये कोई हमारे पास कण हो गया, अब इस कण के चारों ओर ये क्षेत्र है, यानी कि अगर कोई अन्य कण हम यहाँ पे रखें और ये किसका अनुभव करे, आकर्षण बल का अनुभव करे, तो ये इसका क्या है, इस बिंदु का क्या कहलाएगा, ये गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई कण रख दिए हम, और ये हम कोई भी द्रव्यमान है, कोई कण है, कोई पदार्थ है, यहाँ पे हम इसको रख दिए हैं, और यहाँ पे कोई दूसरा कण है यहाँ पे छोटा सा। अब ये कण क्या कर रहा है कि इसके आकर्षण बल को अनुभव कर रहा है, यानी कि ये कण इधर की तरफ खींच रहा है। समझ में आ रही बात ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे आकर्षण नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे आकर्षण नहीं कर पा रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो ये इसका गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं होगा। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, ये गुरुत्वीय क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन इसके बाहर का गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं होगा। तो किसी कण के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण आकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। याद हो गया, ठीक है ना। तो किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण आकर्षण बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। चलो तो लिखना अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तुम लोग भी ऐसे मत लिख लेना। चलो, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। गुरुत्वीय क्षेत्र समझ में आ गया कि किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण आकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो किसी कण के चारों ओर क्षेत्र, वो तो क्षेत्र रहेगा ही। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित यदि कोई बिंदु पर एकांक द्रव्यमान का कोई कण रखा है, तो उस पर जितना बल लगेगा, ठीक है, जैसे ये क्षेत्र अभी बनाए थे हम, जैसे मान लो कि ये कोई कण है, ठीक, और यहाँ पे कोई छोटा सा कण रखा हुआ है। अब ये 1 किलोग्राम का, ये कितना है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का है, तो ये इसका क्षेत्र हो गया। ये कोई बड़ा द्रव्यमान है, कोई बड़ा पदार्थ है, इसका ये क्षेत्र हो गया ये पूरा। और इसमें क्या रखा, 1 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रखा हुआ है, पदार्थ रखा हुआ है। तो ये 1 किलोग्राम का द्रव्यमान जितने न्यूटन बल का अनुभव करेगा,
जितने बल का आकर्षण बल का अनुभव करेगा वही बल क्या कहलाएगा, इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, इस बिंदु के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान का कोई कण, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान का कोई कण जितने न्यूटन आकर्षण बल का अनुभव करता है वही बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। समझ में आ गई बात ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक बल है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक बल है। कौन सा बल है, जो एकांक द्रव्यमान पर लग रहा है। कौन सा बल है, जो एकांक द्रव्यमान पर लग रहा है। और कैसा बल है, आकर्षण बल है। कैसा बल है, आकर्षण बल है। तो वही बल क्या है, आपके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। समझ में आ गई बात ना। तो लिख लो इसको, गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल को उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया। अब उस लाइन के नीचे लिखना, यदि यम द्रव्यमान का पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है, यम द्रव्यमान का पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है, तब नहीं लिखना, तथा उस पर लगने वाला बल F है, तथा उस पर लगने वाला बल F है, तब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर होता है F/m। क्या होता है, I बराबर F/m होता है। I इक्वल टू क्या होता है, F/m होता है। तो देखो, अगर आपके पास ये फार्मूला याद है तब भी आप परिभाषा बना सकते हो। देखो कैसे, अगर यहाँ पे हम यम बराबर क्या ले लें, एक, यम बराबर क्या ले लें, एक ले लें, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ। आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के किसी कण पर लगने वाला आकर्षण बल ही उस बिंदु का क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उस बिंदु की क्या कहलाती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। समझ में आ गई बात ना। तो ये आपका फार्मूला हो गया। और बताओ इसका मात्रक क्या होगा, अगर बनाना चाहें तो न्यूटन प्रति किलोग्राम बता सकते हैं इसका मात्रक। हो गया। और ये तीव्रता जो है ना, एक सदिश राशि है। लिख लेना पहले चलो लिखो, यह एक सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। आई क्या है, सदिश राशि है। हो गया। अब उसके नीचे लिखना, माना m द्रव्यमान का एक कण, स्मॉल m लिखना, माना m द्रव्यमान का एक कण, माना m द्रव्यमान का एक कण कैपिटल M द्रव्यमान वाले कण द्वारा, माना m द्रव्यमान का एक कण कैपिटल M द्रव्यमान वाले कण द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर
स्थित है, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर स्थित है, पिंड द्वारा कण पर लगाया गया बल, पिंड द्वारा कण पर लगाया गया बल। देखो पिंड द्वारा कण पर लगाया गया बल, ये दो हमारे पास पिंड है, एक कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, और इनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो आकर्षण बल हमें मालूम है, F बराबर क्या होता है, जी कैपिटल एम और एम बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, जी कैपिटल एम और एम अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद लिखना आप लोग, उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ अपान एम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान एम हो जाएगा। तो देखो अब अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और समीकरण नंबर 2 मान लें, तो यहाँ पे एफ बराबर, यहाँ पे देखो समीकरण 2 में एफ का मान समीकरण 1 से रखने पर, समझ में आ रही बात, समीकरण 2 में एफ का मान समीकरण 1 से रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रख रहे हैं पूरा, जी कैपिटल एम और एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 1 अपान एम है ये, तो 1 अपान एम लिख देंगे, तो एम एम से कट गया, तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या बचा, जी एम बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। अब देखो आई किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मान लो कोई पिंड है और उसका द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा है और कैपिटल जी तो बदलने वाला नहीं है, तो आई प्रोपोर्शनल किसके है, 1 अपान आर स्क्वायर का, आई प्रोपोर्शनल किसके है, 1 अपान आर स्क्वायर के। हो गया, लिख लो। हो गया, लिखो लिखो। अब देखो यहाँ पे किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस पदार्थ, उस जो आपका द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान से दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे अब यहाँ पे कोई बड़ा द्रव्यमान एम है और यहाँ पे हम इसकी तीव्रता निकालें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें निकालनी तीव्रता तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एकांक द्रव्यमान का एक पदार्थ लेके आएंगे, एक कण लेके आएंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे, और इससे पता करेंगे कि इस पर कितना ये खींच रहा है, कितना बल ये लगा के खींच रहा है, तो वही बल क्या हो जाएगा, उस बिंदु की क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और ये आपके दूरी के वर्ग, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसकी दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि अगर हम इस बिंदु को दूर ले जाएंगे तो बहुत तेजी के साथ जो है आपका तीव्रता क्या होगी, घटेगी। समझ में आ रही बात ना। इसको अगर हम दूर ले जाएंगे, मान लो यहाँ पे ले आएँ, तो और तेजी से, यानी स्क्वायर के रूप में इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। समझ में आ रही बात ना। हाँ, तो लिख लियो इसको आप लोग, चलो ठीक है। अब लिख लेना इसमें, इस प्रकार किसी पिंड के कारण, इस प्रकार किसी पिंड के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हो गया, तो समझ में आ गई बात ना। अब आपकी हेडिंग रहेगी, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिखना, गुरुत्वीय पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर,
पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव। अभी तक तो हम क्या बात किए हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी पर बात किए थे और पृथ्वी पर ध्रुव पर गए थे और भूमध्य रेखा पर गए थे, तो वहाँ पे हम प्रभाव किए। तो पोल पर क्या गया, पोल पर क्या हुआ था, ध्रुव पर क्या हुआ था, अधिक हमें मिला था और भूमध्य रेखा पर कैसा मिला था, कम मिला था। लेकिन अगर हम क्या करें, पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या पृथ्वी तल से नीचे जाएं, तब गुरुत्वीय त्वरण का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हमें समझना है। समझ में आ गई बात ना। तो पहले हम क्या समझेंगे, ऊपर और नीचे जाने के लिए। तो पहला हेडिंग डालना है इसमें, पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर। ठीक, पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर तो लिखना माना पृथ्वी तल पर माना पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी, माना पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी, गुरुत्वीय त्वरण जी तथा h ऊंचाई जाने पर, तथा h ऊंचाई ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश हो जाता है। h जाने पर क्या हो जाता है, जी डैश हो जाता है। तो आपका जी डैश इज इक्वल टू हो जाता है, जी डैश इज इक्वल टू हो जाता है स्मॉल जी और होता है 1/h/RE का होल स्क्वायर, 1+h/RE का होल स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है और इससे कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो जी डैश इज इक्वल टू G/1+h/RE का होल स्क्वायर। ये कहाँ जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। समझ में आ रही बात ना। तो देखो चलो, अच्छा अभी इसके बारे में कल बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ऐसा समझ लो कि पृथ्वी तल से ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, जी का मान घटता है और पृथ्वी तल पर अधिकतम होता है। ठीक है।